गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका सबका स्वागत है। माय नेम इज मार्शल एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर फॉर मास्टर कैडरे कोचिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने दो टॉपिक अब तक हम कर चुके हैं, केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक, नाम है उसका सरफेस केमिस्ट्री। आइए चलो शुरू करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। चलिए, ये टॉपिक भी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। हमारा फिजिकल केमिस्ट्री टॉपिक का नाम है बच्चों सरफेस केमिस्ट्री। अब जैसा कि आप लोग को नाम से ही क्लियर हो रहा है, सरफेस केमिस्ट्री मींस आज हमने वो केमिस्ट्री पढ़नी है जो हमारे पास सिर्फ सरफेस से डील होती है। सरफेस का मतलब होता है हमारे पास सतह, मतलब जो हमारे पास जितने भी रिएक्शंस होंगी, जो भी होएगा वो किस पे होंगी, सिर्फ किसी भी चीज की सरफेस पे होंगी। सरफेस आप समझते हो, सतह पे होंगी। ठीक है बच्चों, तो चलो, व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। देखिए, सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द प्रोसेसेस occurring at surface अब जो सरफेस है, इट में बी सॉलिड, इट में बी लिक्विड और इट में बी गैस। सरफेस हमारे पास कोई किसी की भी हो सकती है, इट में बी सॉलिड, इट में बी लिक्विड, इट में बी गैस। चलिए, तो हमें समझ आ गया व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द प्रोसेसेस। को कहां पे अकर हो रहे हैं, हमारे पास सरफेस पे अकर हो रहे हैं। अब सरफेस हमारे पास सॉलिड भी हो सकती है, हमारे पास लिक्विड भी हो सकती है और हमारे पास गैस भी हो सकती है। चलिए, सबसे पहले हमारे पास इसमें एक वर्ड आता है बच्चों, वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड है हमारे पास एड्सॉर्प्शन। आप सबने एब्जॉर्प्शन के बारे में सुना होगा, एब्जॉर्ब। अब हमारे पास जो नया वर्ड आया बच्चों, नाम क्या है वर्ड का, एडजॉर्प्शन। नाम को ध्यान रखिएगा, एड है यहाँ पे एब है, तो हमारे पास हमने कौन सा पढ़ना है, एडजॉर्प्शन। ठीक है। अब जो एडजॉर्प्शन वर्ड है वो हमारे पास कहां से लिया गया है, लैटिन वर्ड है एक। लैटिन वर्ड का नाम क्या है, सोर्ब्रे। ये हमारे पास कहां से लिया गया है, एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, उसका मतलब होता है सोर्ब्रे। सोर्ब्रे का मतलब हमारे पास क्या होता है बच्चों, टू सक इन। क्या मतलब होता है इसका, टू सक इन। तो एड्सॉर्प्शन वर्ड का मतलब है हमारे पास टू सक इन। एंड व्हाट इज एड्सॉर्प्शन, होता क्या है बच्चों एड्सॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ accumulation of molecules on the surface is called adsorption। क्या बोलते हैं अपने इसको, is called एड्सॉर्प्शन। ये हमारे पास एड्सॉर्प्शन होता है। अब देखिए हमने क्या लिखा, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन। हमारे पास सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कहां पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। हमारे पास ये हमारे पास सरफेस है, सभी के सभी मॉलिक्यूल्स इस पे सरफेस पे रह रहे हैं, बल्क में नहीं जा रहे बच्चों, ये ध्यान रखना बच्चों। हमारे पास सरफेस पे ही रह रहे हैं, सारे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। बात समझ आई बच्चों, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स on the surface is called adsorption। For example, हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप लोग ट्रैफिक में जाते हैं, आप लोगों ने ट्रैवल किया, बाइक पे ट्रैवल किया बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में, जितने भी स्मोक के पार्टिकल्स हैं, धुआं या मिट्टी हमारे पास हमारे स्किन पे क्या करेंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे, अंदर तो नहीं जाएंगे ना स्किन के, वो सिर्फ सरफेस पे रहेंगे हमारी स्किन के, तो दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। और फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जितने भी गैस मास्क होते हैं, आप लोगों ने
देखा होगा मूवीज में या किसी और जगह में स्मोक छोड़ते तो एक लोगों ने क्या होता है गैस मास्क पहने होते हैं। गैस मास्क भी क्या काम करते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसमें भी क्या होता है एड्जॉर्प्शन होता है। जितनी भी गैसेज हैं वो क्या करती हैं गैस मास्क के अंदर एड्जॉर्ब हो जाती हैं। तो वो भी हमारे पास में भी क्या होता है एड्जॉर्प्शन होता है। एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्यूमुलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ओनली ऑन द सरफेस। सिर्फ सरफेस पे हमारे पास बल्क से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आई बात बच्चों, आई बात समझ बच्चों। एक और एग्जांपल हमारे पास सिलिका जेल होती है। सिलिका जेल आपने कहाँ देखी है, जब लोग आप नया शूज खरीद के लाते हैं तो उसमें छोटे छोटे 2 पैकेट्स होते हैं। दिस इज सिलिका जेल। वो सिलिका जेल क्यों रखी जाती है, ताकि उसमें नमी ना आए। सिलिका जेल क्या करती है, पानी के जो मॉइस्चर होता है हमारे पास, मॉइस्चर मतलब ह्यूमिडिटी है, उसको क्या करती है एड्जॉर्ब कर रही होती है। क्या करती है उसको, मॉइस्चर को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेती है। एक और एग्जांपल है, आप लोगों ने सुना होगा, पहले बहुत बार सुना होगा, अगर हमारा मोबाइल पानी में गिर जाए तो सब लोगों ने सुना होगा, आप लोग क्या करते हैं उसको उसमें रख दीजिए, चावल के डिब्बे में रख दीजिए। अब चावल क्या करता है, पानी इवेपोरेट होएगा, वो चावल क्या करेगा उसको एब्जॉर्ब करेगा वाटर के मॉलिक्यूल्स को। ये बात सब आपने सब बातें सुनी होंगी। तो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एग्जांपल्स आपको बता दिए मैंने। बेस्ट एग्जांपल है इसका गैस मास्क, और हमारे पास सिलिका जेल। एक आपको बताया था, अगर आप लोग ट्रैफिक में जाते हो तो जितने भी धुएं के पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, वो आपकी स्किन के ऊपर क्या करते हैं एड्जॉर्ब हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन। अब हमारे पास एड्जॉर्प्शन हमने पढ़ लिया क्या होता है। इसमें हमारे पास अब 2 वर्ड्स आते हैं। एक बच्चों हमारे पास वर्ड आता है एड्जॉर्बेट। क्या आता है हमारे पास एड्जॉर्बेट। एक आता है हमारे पास एड्जॉर्ब बेंट। फर्स्ट हमारे पास वर्ड क्या है बच्चों एड्जॉर्बेट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड क्या आया एड्जॉर्बेंट। हाँ जी, एड्जॉर्बेट क्या होता है, द पार्टिकल्स विच आर एक्यूमुलेटिंग, जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जैसे धुआं या मिट्टी वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो तो क्या हो गया हमारे पास एड्जॉर्बेट हो गया। अब जिस चीज के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे हैं, जो हमारे पास सरफेस है, ये हमारे पास क्या होती है सरफेस, जिस पे एड्जॉर्प्शन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं एड्जॉर्बेंट कहते हैं। द सरफेस, फॉर एग्जांपल हमारे पास हम लोग बाजार में गए, मिट्टी के पार्टिकल्स जितने भी थे वो किसके ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे हैं, हमारी स्किन के ऊपर एड्जॉर्ब हो रही है। तो हम जो हमारी स्किन है वो तो क्या हुई एड्जॉर्बेंट हुई, और जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं स्किन पे वो हमारे पास क्या हुए एड्जॉर्बेट हुए। डिफरेंस समझ आया बच्चों हमें एड्जॉर्बेट में और एड्जॉर्बेंट में। फॉर एग्जांपल सिलिका जेल, सिलिका जेल हमारे पास क्या करती है बच्चों, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो वाटर हमारे पास क्या है एड्जॉर्बेंट है, सॉरी एड्जॉर्बेट है। तो सिलिका जेल हमारे पास क्या है एड्जॉर्बेट है, सॉरी एड्जॉर्बेंट है। ठीक है, सिलिका जेल हमारे पास एड्जॉर्बेंट है और हमारे सॉरी एक मिनट, सिलिका जेल हमारे पास क्या है एड्जॉर्बेंट हो गई, और वाटर हमारे पास क्या है एड्जॉर्बेट है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमें डिफरेंस समझ आ गया एड्जॉर्बेट में और एड्जॉर्बेंट में। एड्जॉर्बेंट क्या है, जिस सरफेस के ऊपर हमारे पास एड्जॉर्प्शन हो रही है दिस इज कॉल्ड एड्जॉर्बेंट, और जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं एड्जॉर्बेट कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक। अब एक बच्चों हमारे पास वर्ड आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ, टॉपिक का नाम क्या है एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। देखिए क्या होता है एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट, कहने का मतलब क्या है, एड्जॉर्बेंट हमारे पास क्या होता है पहले हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एड्जॉर्बेंट क्या है हमारे पास, जिस सरफेस के ऊपर हमारे पास एड्जॉर्प्शन हो रही है उसे हम क्या कहते हैं एड्जॉर्बेंट कहते हैं।
अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा टॉपिक, एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट, मतलब हमने क्या किया, सरफेस को एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास अगर जो एड्सॉर्प्शन है वो और जल्दी हो, एड्सॉर्प्शन हमारे पास क्या हो, और जल्दी हो, उसे हम कहते हैं क्या है, एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है बच्चों। अब एक्टिवेशन हम कैसे करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी कैसे होगा एड्सॉर्प्शन। एक्टिवेशन देखिए हमने क्या किया, उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। सिंपल सी बात है, लकड़ी है हमारे पास, लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे हैं हमारे पास, उनको जलाना मुश्किल है। अगर हम लकड़ी के पीसेस को छोटा छोटा कर दें, बहुत छोटा पीसेस कर दिया हमने, तो उनको जलाना क्या होगा, आसान होगा। मतलब हमने क्या किया, लकड़ी का सरफेस एरिया को बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी ना। वही केस हमारे पास यहाँ पे है। अगर हमारे पास सपोज कीजिए एक एड्सॉर्बेंट है, कोई भी एक हमारे पास लेट्स सपोज एड्सॉर्बेंट है, वो हमारे पास क्या है, सॉलिड स्टेट में, काफी सॉलिड है हमारे पास। हमने क्या किया, उसको पाउडर फॉर्म में कर दिया। किसमें कर दिया हमने इसको, पाउडर फॉर्म में। ये हमारे पास सॉलिड था, हमने क्या किया, उसको पाउडर फॉर्म में कर दिया। पाउडर फॉर्म से क्या हुआ, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब जब कोई भी गैस या कोई भी चीज हमारे पास उसके ऊपर जल्दी एब्जॉर्ब होएगी, तो हमने उसे क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। हमने उसकी रिएक्शन को क्या कर दिया, एक्टिविटी को बढ़ा दिया। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, समझाया बच्चों। हमारे पास एक्टिवेशन का मतलब होता है, पहले हमारे पास एड्सॉर्बेंट सॉलिड स्टेट में था, हमने क्या किया, उसको किस में चेंज कर दिया, पाउडर फॉर्म में चेंज कर दिया। पाउडर फॉर्म में चेंज करने से हमारे पास क्या हुआ, उसका सरफेस एरिया क्या हुआ, एनहेंस हो गया। सरफेस एरिया एनहेंस होने से क्या होगा, हमारे पास कोई भी रिएक्शन क्या होगी, जल्दी होगी, उसके ऊपर जल्दी जल्दी चीजें एब्जॉर्ब होंगी, तो जल्दी जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा हमारे पास। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारे पास आता है, नेक्स्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, डिसॉर्प्शन। क्या है हमारे पास, डिसॉर्प्शन। अब हमने एड्सॉर्प्शन पढ़ लिया। एड्सॉर्प्शन हमारे पास क्या होता है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। अब पार्टिकल्स ने क्या किया, पार्टिकल्स के ऊपर एक्यूमुलेट तो हो गए, ये हमारे पास क्या है, एड्सॉर्प्शन। दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। पार्टिकल्स क्या किए, सरफेस, ये हमारे पास सरफेस थी, दिस इज कॉल्ड सरफेस, और हमारे पास ये हमारे पास एड्सॉर्प्शन हो चुकी। ठीक है। डिसॉर्प्शन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स फिर से क्या हो गए, डी एब्जॉर्ब हो गए। डिसॉर्प्शन का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, पहले एब्जॉर्ब हो चुके थे, वो वापस चले गए अपनी जगह पर, उसे कहते हैं डिसॉर्प्शन। रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। पहले मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो गए, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है कांच का, हमने इसके ऊपर पानी घेर दिया। अब पानी घेर दिया, पानी उसके ऊपर चिपक गया, मान लीजिए सपोज करें चिपक गया सरफेस पे, तो वो तो क्या हुआ, एड्सॉर्प्शन। अब पानी को हमने साफ कर दिया, तो वो क्या हुआ हमारे पास, डिसॉर्प्शन। रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। ठीक है बच्चों। इससे हमें एक बात क्लियर होती है बच्चों, जो एड्सॉर्प्शन है हमारे पास, एड्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। एड्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ लिया, मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स डिसॉर्ब भी हो रही है, तो अब दोनों चीजें हो रही हैं, तो हमारे पास जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है वो हमारे पास क्या है, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड सॉरी ओके। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या होता है, मैकेनिज्म। अब हमने पढ़ लिया एड्सॉर्प्शन क्या होता है, डिसॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्बेट क्या होता है, एड्सॉर्बेंट क्या होता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, अब एड्सॉर्प्शन होता ही क्यों है, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। हाँ जी बच्चे, अब हमने चलो, अब मतलब मैकेनिज्म का मतलब है प्रोसेस कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों,
ये हमारे पास एक बीकर है, हमने लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, इसमें वाटर है, दिस इज वाटर। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, दिस इज ए मॉलिक्यूल। अब इस पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो चारों तरफ से लग रही हैं, फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। इस पे जो फोर्सेस लग रही हैं, ये वाटर की मॉलिक्यूल क्या है, इंटीरियर में है, ये मॉलिक्यूल क्या है, इंटीरियर में है वाटर के, मान लीजिए। तो फोर्सेस क्या है हमारे पास, सभी तरफ से लग रही हैं, हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। पर जो मॉलिक्यूल यहाँ पे सरफेस पे है, जो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास सरफेस पे मॉलिक्यूल है। इस पे जो फोर्सेस कहां से एक्ट होंगी, इस तरफ से एक्ट होगी, इस तरफ से एक्ट होगी, इस तरफ से एक्ट होंगी, बट ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगेगी इस पे। ये बात हमें समझ आ रही है। जो मॉलिक्यूल हमारे पास इंटीरियर में है, उस पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो सभी तरफ से लग रही हैं बच्चों, ठीक है। तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल सरफेस पे, ये हमारे पास क्या है, सरफेस पे मॉलिक्यूल है। अब इस पे जो फोर्सेस, ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रही हमारे पास, ठीक है, हमें समझ आ रही है बात। तो जो फोर्सेस नहीं लग रही, दीज आर कॉल्ड रेजिडुअल फोर्सेस। क्या कहते हैं इसे बच्चों, रेजिडुअल फोर्सेस। द रेजिडुअल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्सॉर्प्शन, ठीक है बच्चों। इन द बल्क ऑफ द एब्जॉर्बेंट, हमारे पास इंटीरियर में हमारे पास मॉलिक्यूल्स पे सभी तरह से फोर्सेस लग रही हैं, ये स्टेबल है। बट ऑन द सरफेस हमारे पास जो ऊपर से कोई फोर्स लग नहीं रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इसके पास क्या है, रेजिडुअल फोर्स है, मतलब ये किसी को भी अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर सकता है। द रेजिडुअल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एड्सॉर्प्शन, ठीक है बच्चों। द रेजिडुअल फोर्सेस ऑन द सरफेस आर रिस्पॉन्सिबल for attracting the molecules of किसके मॉलिक्यूल्स, एड्सॉर्बेट के, किसके मॉलिक्यूल्स, एड्सॉर्बेट के, क्योंकि ये तो खुद तो एड्सॉर्बेंट था, ये हमारे पास क्या है, एड्सॉर्बेंट है, ये एड्सॉर्बेंट है हमारे पास। इसके ऊपर कौन एड्सॉर्ब होएगा, एड्सॉर्बेट होएगा। तो हमारे पास जो रेजिडुअल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एड्सॉर्बेट। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा सरफेस हो रही है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा हमारे पास, अभी आपको बताया था मैंने, उतनी ज्यादा क्या होंगी हमारे पास, रेजिडुअल फोर्सेस होंगी। जितनी ज्यादा रेजिडुअल फोर्सेस होंगी, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल क्या आएंगे, एड्सॉर्बेट के आएंगे। तो हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेट। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो एक बार फटाफट देख लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो टॉपिक आता है, टॉपिक का नाम है बच्चों, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, टॉपिक है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। अगर आपको याद हो, हमने एक प्रीवियस लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी के बारे में, एंथैल्पी के बारे में, और भी बहुत सारी बातें पढ़ी थी हमने। आज हम उन्हीं बातों को यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। देखिए होता क्या है हमारे पास, अभी हमने डिस्कस किया, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, एक मिनट बच्चों, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसके फोर्सेस चारों तरफ से लग रही हैं, ऊपर से नहीं लग रही। दीज आर कॉल्ड रेजिडुअल फोर्सेस, दीज आर कॉल्ड, हमने पढ़ लिए रेजिडुअल फोर्सेस। हमारे पास होता क्या है, जैसे कोई मॉलिक्यूल हमारे पास इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो गया, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल क्या होगा इसके ऊपर, एड्सॉर्बेट है, ये हमारे पास क्या है, एड्सॉर्बेट। कोई मॉलिक्यूल इसके ऊपर आके चिपक गया, मान लीजिए एड्सॉर्ब हो गया,
तो रेजिडुअल फोर्सेस क्या होंगे हमारे पास आफ्टर एड्सॉर्प्शन, यहां पे लिख लेते हैं अपने आफ्टर एड्सॉर्प्शन। आफ्टर एड्सॉर्प्शन हमारे पास क्या होगा, जो रेजिडुअल फोर्सेस होंगे वो क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। आफ्टर एड्सॉर्प्शन हमारे पास रेजिडुअल फोर्सेस क्या होंगे, सिंपल सी बात है, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हमारे पास क्या होती है, रिलीज होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। आफ्टर एड्सॉर्प्शन पहले हमारे पास मॉलिक्यूल था, रेजिडुअल फोर्सेस थे। जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो गया तो रेजिडुअल फोर्सेस क्या हो गए हमारे पास, डिक्रीज हो गई। हमारे पास सिंबल किसका है, डिक्रीज हो गए। तो एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज होगी, हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो गई, मतलब इवॉल्व हो गई। तो मतलब क्या है, ये रिएक्शन क्या हुई हमारे पास, हमने डिस्कस किया हुआ पहले भी, एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन हुई बच्चों हमारे पास, ये एक्सोथर्मिक। कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पास एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये बात तो आप समझ लीजिए अच्छे से, एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है बच्चों। आपको दोबारा बता देते हैं एक बार, आफ्टर एड्सॉर्प्शन जब मॉलिक्यूल हमारा एड्सॉर्ब हो चुका, रेजिडुअल फोर्सेस क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होगी हमारे पास, मतलब रिएक्शन क्या हुई, एक्सोथर्मिक हुई। कहने का मतलब ये है, जो हमारे पास एड्सॉर्प्शन है, इट इज ए प्रोसेस, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अब आपको बताया था मैंने, इन केस ऑफ हमारे पास अगर कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, फॉर ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, उसके लिए हमारे पास नेगेटिव होती है। ये बात हम थर्मोडायनामिक्स में कर चुके हैं, ठीक है। फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो एक बात हमारे पास क्लियर हो गई बच्चों, एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है इसके लिए, नेगेटिव। ऊपर यहां पे लिख देते हैं, एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है बच्चों। डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एक केस आता है, नेक्स्ट जो मतलब हमारे पास आती है थर्मोडायनामिक्स में, टॉपिक का नाम है बच्चों एंट्रोपी। क्या नाम है बच्चों, एंट्रोपी। चलिए, एंट्रोपी का सिंबल होता है बच्चों हमारे पास, ये एंट्रोपी हम पढ़ रहे हैं बच्चों, एंट्रोपी का सिंबल होता है एस, ठीक है बच्चों। चलिए, एंट्रोपी हमें क्या करती है, सबसे पहले एंट्रोपी के बारे में हम समझते हैं। व्हाट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब होता है बच्चों रैंडमनेस। क्या मतलब होता है बच्चों, रैंडमनेस, ठीक है। अब देखिए एंट्रोपी, रैंडमनेस क्या होती है। अब देखिए गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो दूर दूर होते हैं। हमने पहले डिस्कस किया था, फॉर एग्जांपल ये गैस है, एक हमारे पास लिक्विड है, एक हमारे पास क्या है, सॉलिड है। अब गैस के मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, बड़े दूर दूर होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े से पास में आ जाते हैं, और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास में होते हैं। अब किसमें रैंडमनेस ज्यादा है, किसमें रैंडमनेस का मतलब है किसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं गैस के। तो गैस में रैंडमनेस ज्यादा है, तो इसकी एंट्रोपी भी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। एंट्रोपी क्या होगी इसकी, हाईएस्ट होगी। एंट्रोपी इज हाईएस्ट। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बड़े पास पास में क्लोजली पैक्ड हैं, तो इसकी रैंडमनेस बिल्कुल जीरो है, तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी हमारे पास, एंट्रोपी इज लोएस्ट। एंट्रोपी इज लोएस्ट, ठीक है बच्चों। तो एंट्रोपी हमें समझ आया, व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी हमें क्या बताती है बच्चों, रैंडमनेस के बारे में, ठीक है। तो जिसमें रैंडमनेस ज्यादा, उसकी एंट्रोपी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसकी रैंडमनेस कम, उसकी एंट्रोपी भी क्या होगी बच्चों, कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। आप लोग स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे पहले, जैसे बच्चों हमारे पास हाफ रिसेस की बेल लगती है, तो बच्चे क्या करते हैं,
क्लास छोड़ के ग्राउंड में इधर उधर भाग जाते हैं। अब इधर उधर भाग गए, उसका कहने का मतलब क्या है, उनकी रैंडमनेस बढ़ गई, वो इधर उधर भाग गए तो उनकी एंट्रोपी भी क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे दोबारा बेल लगेगी, सारे के सारे बच्चे इकट्ठे होकर कहाँ आ जाएंगे, एक ही जगह आ जाएंगे क्लास में। तो मॉलिक्यूल्स क्या होगी, सॉरी बच्चे क्या हो गए, कॉम्पैक्ट हो गए कि कमरे में, तो उनकी एंट्रोपी क्या होगी, रैंडमनेस कम हो गई, उनकी एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, कम हो गई। तो एंट्रोपी हमें क्या बताती है बच्चों, रैंडमनेस के बारे में। ठीक है बच्चों, ये बात हमें समझ आ गई। अब हमारे पास होता क्या है बच्चों, चलिए अब देखिए बच्चों हमारे पास केस क्या है। इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन, इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन, फॉर एग्जांपल कोई गैस है, लेट्स सपोज गैस ए, वो एक एड्सॉर्ब हो रही है। एड्सॉर्बेंट क्या है हमारे पास, एक सॉलिड है, एड्सॉर्बेंट इज ए सॉलिड, ये एड्सॉर्बेंट है। गैस हमारे पास क्या है, एड्सॉर्बेट है। गैस हमारे पास क्या है, एड्सॉर्बेट है। अब मान लीजिए अभी एड्सॉर्प्शन नहीं हुआ हमारे पास, हमने क्या किया क्लास में कोई सॉलिड रख दिया, मान लीजिए ये स्टूल रखा हुआ है मेरे सामने। अब इस कमरे में गैस है, अब इस टाइम पे हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, तो उसकी एंट्रोपी क्या है, ज्यादा है। बात हमें समझ आ गई, क्योंकि रैंडमनेस ज्यादा है। आफ्टर एड्सॉर्प्शन, आफ्टर एड्सॉर्प्शन हो गई, सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल्स क्या किए, इस टेबल पे आके एड्सॉर्ब हो गए। जब गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आए तो रैंडमनेस क्या हो गई, यहाँ पे आके एड्सॉर्ब हो गए हमारे पास, तो रैंडमनेस क्या हो गई, कम हो गई। कम होने का मतलब क्या है, एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, डिक्रीज हो गई। तो इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन एंट्रोपी हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले गैस के मॉलिक्यूल्स क्या थे, दूर दूर थे, रैंडमनेस ज्यादा थी, एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा थी हमारे पास। बट आफ्टर एड्सॉर्प्शन हमारे पास क्या हुआ, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हुए, सॉलिड पे आके एब्जॉर्ब हो गए हमारे पास, मतलब रैंडमनेस कम हो गई उनकी। रैंडमनेस कम होने का मतलब क्या, एंट्रोपी क्या होगी हमारे पास, डिक्रीज हो गई। तो इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है बच्चों। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दो बातें समझ आ गई होंगी। तो इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन में एनर्जी रिलीज होती है और एंट्रोपी भी क्या होती है हमारे पास, डिक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, तो हमें दो बातें क्लियर हो गई है। एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड देयर इज ए डिक्रीज इन द एंट्रोपी इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन। ओके बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने दो बातें डिस्कस की, डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव। चलिए दो बातें हमारे पास क्लियर हो गई हैं। एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये बातें आपको बार बार बता रहे हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और एंट्रोपी इज ऑल्सो डिक्रीजेस, एंट्रोपी ऑल्सो लिख देते हैं, एंट्रोपी ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है थर्मोडायनेमिक्स में। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद एंट्रोपी एंड एंथैल्पी। फॉर्मूला क्या है, स्टेटमेंट के फॉर्मूले की, रिलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। जी को हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, एच हमारे पास एंथैल्पी, एस हमारे पास एंट्रोपी और टी हमारे पास क्या है बच्चों, टेम्परेचर। टी इज टेम्परेचर। चलिए इसको समझते हैं पहले। अब जो गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास, केमिस्ट्री में अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होएगी, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, वो रिएक्शन कब होएगी हमारे पास, जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, कोई भी प्रोसेस, फॉर एवरी प्रोसेस टू
अकर, फॉर एवरी प्रोसेस टू अकर, कोई भी प्रोसेस को होने के लिए डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, डेल्टा जी मस्ट बी, डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए बच्चों, नेगेटिव होनी चाहिए। अब एड्सॉर्प्शन भी तो क्या है, प्रोसेस ही केमिस्ट्री में, इसके लिए भी डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, नेगेटिव ही होनी चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। डेल्टा जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है बच्चों, डेल्टा जी हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा एच एंथैल्पी, डेल्टा एस एंट्रोपी, और टी हमारे पास क्या है बच्चों, टेम्परेचर है। ठीक है, आपको बता दिया कोई भी प्रोसेस केमिस्ट्री में अकर होने के लिए डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। देखिए अब इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन, यहां लिखते हैं हम लोग, इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन, इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन, डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, लिखा हुआ ऊपर नेगेटिव, डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव। यहां वैल्यू फिल कीजिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, चलो नेगेटिव हमें पता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस टी, डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे वैल्यू डाटा फिल कर दिया है। अब डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस टी। अब डेल्टा जी, सिंपल मैथमेटिक्स ऑफ डेल्टा जी पॉजिटिव कब आएगा बच्चों, डेल्टा जी सो डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, जब ये वाली क्वांटिटी मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच मस्ट बी ग्रेटर, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा हमारे पास लो होनी चाहिए, तभी डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। सिंपल सी बात है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, मतलब सपोज कीजिए -5 है प्लस 3 है, रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, हमेशा -2 ही होएगा। नेगेटिव वाली क्वांटिटी बड़ी है, पॉजिटिव वाली क्वांटिटी छोटी है, तो रिजल्ट हमेशा हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे भी वो सिंपल मैथ्स लग रही है। डेल्टा जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है बच्चों, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, डेल्टा एस भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है बच्चों। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव माइनस टेम्परेचर, डेल्टा एस भी क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव, ये चीज नेगेटिव आ गई बच्चों हमारे पास, सिंपल मैथमेटिक्स। अब डेल्टा जी नेगेटिव कब होगी, जब ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, मतलब डेल्टा एच क्या होगा, ज्यादा होगा, और टेम्परेचर हमारे पास क्या होना चाहिए, लो होएगा, मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी बच्चों हमारे पास, तभी डेल्टा जी हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहां से एक बात और क्लियर होती है, जो एड्सॉर्प्शन है इट इज ए लो टेम्परेचर फिनोमिना, मतलब एड्सॉर्प्शन में टेम्परेचर क्या होना चाहिए हमारे पास, लो होना चाहिए, तभी हमारे पास एड्सॉर्प्शन क्या होगा, अकर होएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 3-4 बातें यहां से सीख लीजिए आप। एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास क्या है, चलो पेन चेंज कर लेते हैं बच्चों। एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंट्रोपी डिक्रीजेस, मतलब डेल्टा एस भी क्या है, नेगेटिव है, डेल्टा जी भी क्या है, इसके लिए नेगेटिव है, और टेम्परेचर हमारे पास क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। 4 बातें आप लोग सीख लीजिए अच्छे से। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, मतलब हीट क्या होगी, रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक। डेल्टा एस एंट्रोपी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, नेगेटिव है। डेल्टा जी भी, अब प्रोसेस हो रहा है तो डेल्टा जी भी क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा। चलो ये बात भी क्लियर हो गई। टेम्परेचर हमारे पास इस रिलेशन से क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो ये 4 बातें इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन आप अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, एक बार फटाफट देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स। ठीक है, जो टिक क्यों हैं बच्चों, अच्छे से आप इनको देख लीजिए एक बार। चलिए ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम करेंगे बच्चों एड्सॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस।
एब्जॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है? हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। फर्स्ट डिफरेंस की बात करें, एब्जॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना। अभी हमने बहुत बार इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। फिनोमिना, एब्जॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना, एब्जॉर्प्शन इज ए बल्क फिनोमिना। एब्जॉर्प्शन इज ए बल्क फिनोमिना, ये बात हमें क्लियर होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एडसोर्बेंट है, मॉलिक्यूल्स क्या किए, इसके सिर्फ सरफेस पे है, मॉलिक्यूल्स क्या हैं इसके सिर्फ, देखिए ये है ना, जो ये ऑरेंज ऑरेंज मॉलिक्यूल्स है, ये जो ये क्या है हमारे पास, बच्चों ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, सिर्फ सरफेस पे हैं, तो दिस इज एड्सॉर्प्शन। अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास बल्क में चले जाए, सरफेस पे भी हैं, सॉरी हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या हैं, सरफेस पे भी हैं और हमारे पास बल्क में भी हैं। ये हमारे पास बल्क में भी चले गए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सरफेस पे भी है देखो बच्चों मॉलिक्यूल्स, और हमारे पास बल्क पे भी चले गए, तो दिस इज कॉल्ड। चलो एक बार एक चीज बता दें, इनको रब कर दीजिए, एक मिनट दोबारा बताते हैं आपको। हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या है, बल्क में चले गए हैं, सिर्फ बल्क में, तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। पहला डिफरेंस हमें समझ आ गया बच्चों, इसमें मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे, इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बल्क में होंगे, ठीक है। चलो सेकंड डिफरेंस हमारे पास आता है, जो सेकंड डिफरेंस इज इट इज वेरी फास्ट। ये हमारे पास क्या होता है, फास्ट फिनोमिना है, इट इज ए स्लो प्रोसेस। ये हमारे पास क्या है, स्लो है, दूसरा डिफरेंस। एक वर्ड होता है बच्चों, चलो दो डिफरेंस हमें समझ आ गए बच्चों, एब्जॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में। इट इज ए वेरी फास्ट फिनोमिना, इट इज ए वेरी स्लो फिनोमिना, ठीक है बच्चों। चलिए एक बच्चों हमारे पास नेक्स्ट एक वर्ड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों हमारे पास, सॉर्प्शन। क्या है वर्ड बच्चों, सॉर्प्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सॉर्प्शन। हाँ जी, क्या होता है सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है हमारे पास और हमारे पास एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, दोनों बातें इकट्ठी हो रही हैं हमारे एक साथ, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और हमारे पास एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सॉर्प्शन। दोनों को कंबाइंड इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, सॉर्प्शन। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल अब हमने एक, चलिए एक बार, ये हमारे पास क्या था एक, ठीक है, चलिए एक मिनट, चलिए ठीक है। अब मैंने मॉलिक्यूल्स बनाए, ये मॉलिक्यूल्स सरफेस पे भी हैं, देखिए ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं, सरफेस पे, और मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बल्क में भी हैं, तो दिस इज कॉल्ड सॉर्प्शन, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन हमारे पास क्या होता है, जब मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस पे हैं, ओनली ऑन द सरफेस। एब्जॉर्प्शन क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बल्क में हैं, बल्क में हैं। सॉर्प्शन हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज सॉर्प्शन, मॉलिक्यूल्स बल्क में भी हैं और मॉलिक्यूल्स हमारे पास सरफेस पे भी हैं, दिस इज कॉल्ड सॉर्प्शन। दोनों बातें हो रही हैं हमारे पास, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और हमारे पास सॉर्प्शन भी हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सॉर्प्शन, ठीक है बच्चों। एक बच्चों हमारे पास वर्ड एक और होता है हमारे पास, वर्ड का नाम है ओकल्यूशन, OCCULSION, ओकल्यूशन, ठीक है। ओकल्यूशन क्या होता है, व्हेन गैसेस एब्जॉर्ब ऑन मेटल, जब भी कोई भी गैस
मेटल की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएगी। मेटल हमारे पास क्या है, एड्जॉर्बेंट है। गैस हमारे पास क्या है, एड्जॉर्बेट है। ध्यान रखिएगा बच्चों, व्हेन गैसेस एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स, उसके लिए वर्ड दिया गया है हमारे पास, वर्ड का नाम क्या है, ओकल्शन। फॉर एग्जांपल कोई भी गैस, फॉर एग्जांपल जैसे N2 गैस हमारे पास एड्जॉर्ब होगी किसी गैस मास, सॉरी किसी भी मेटल के ऊपर, तो दिस इज कॉल्ड ओकल्शन। तो हमने 3-4 बातें डिस्कस की, एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, और हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओकल्शन। एड्जॉर्प्शन में मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं, एब्जॉर्प्शन में मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बल्क में हैं, सॉर्प्शन में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सरफेस पे भी हैं और बल्क में भी हैं, और ओकल्शन क्या होता है, जब कोई भी गैस हमारे पास किसी सरफेस ऑफ मेटल पे एड्जॉर्ब होएगी तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ओकल्शन कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप देख लीजिए, हमारे पास टॉपिक सारा कंप्लीटली है। 1 मिनट है हमारे पास। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब टॉपिक का नाम है बच्चों टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। चलिए यहां पे लिखते हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ gases on solids। एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस हमने स्पेसिफाई कर दिया। सिर्फ हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, जब कोई भी गैस सॉलिड के ऊपर हमारे पास क्या हो रही है, एड्जॉर्ब हो रही है। चलिए टॉपिक का नाम क्या है, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। हमारे पास 2 तरह की एड्जॉर्प्शन होती है बच्चों। फर्स्ट होती है बच्चों हमारे पास फिजिकल एड्जॉर्प्शन। क्या है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और इसका एक नाम और होता है बच्चों फिजियोसॉर्प्शन। फिजियोसॉर्प्शन, ठीक है, नाम को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और वी कैन से फिजियोसॉर्प्शन। सेकंड होती है बच्चों हमारे पास केमिकल एड्जॉर्प्शन, और दूसरी है हमारे पास केमियोसॉर्प्शन। दूसरा नाम क्या है, केमियोसॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, नाम को अच्छे से समझ लीजिए एक बार। फिजिकल एड्जॉर्प्शन और दूसरा हमारे पास क्या है, केमिकल एड्जॉर्प्शन। इसको आप फिजियोसॉर्प्शन भी कहते हैं और इसको आप केमियोसॉर्प्शन भी कहते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट डिफरेंस। केस हमारे पास क्या है, गैसेस एड्जॉर्ब हो रही हैं सॉलिड में। देखिए ये हमारे पास क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, को डायग्रामेटिकली समझाते हैं। ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक सॉलिड है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसके ऊपर एड्जॉर्ब होंगे। अगर जब हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर एड्जॉर्ब हो गए, चलिए ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, इसके ऊपर एड्जॉर्ब हो गए आफ्टर एड्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में जो सॉलिड में और गैस के मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बनेगा, जो अगर तो वो फिजिकल बॉन्ड होएगा, क्या होएगा वो फिजिकल बॉन्ड। मतलब फिजिकल बॉन्ड का मतलब क्या है, वंडरवाल फोर्सेस। क्या है, वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, फिजिकल बॉन्ड का मतलब है जो जल्दी से आसानी से टूट जाता है, सिंपल सा बॉन्ड। ठीक है, और सबसे वीक, मतलब कहने का मतलब क्या है, वीक फोर्सेस होंगे, वीक बॉन्ड होंगे। वीक बॉन्ड कौन से होते हैं बच्चों, वंडरवाल फोर्सेस। कौन से होते हैं, वंडरवाल फोर्सेस। तो उस केस में हमारे पास एड्जॉर्प्शन होगा, उसका नाम क्या होगा बच्चों, हमारे पास फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है ना, समझ आई बच्चों हमारे पास। जब भी गैस के मॉलिक्यूल्स किसी सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्ब होंगे, अगर उनमें जो बॉन्डिंग हो रही है वो कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, फिजिकल बॉन्डिंग हो रही है, वंडरवाल बॉन्डिंग हो रही है, या वीक बॉन्डिंग हो रही है, तब नाम क्या होगा हमारे पास, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, ये बात हमें समझ आ गई। अगर जो बॉन्डिंग हो रही है हमारे पास वो केमिकल हो रही है, केमिकल बॉन्डिंग कौन सी होती है बच्चों, जो परमानेंट हो, जो हमारे पास क्या हो, परमानेंट हो जाए। केमिकल बॉन्ड बन गया ए और बी का, मान लीजिए बॉन्ड बन गया केमिकल, ये टूटेगा नहीं बार बार, तो वो कौन सी एड्जॉर्प्शन है, केमिकल एड्जॉर्प्शन है। आई बात समझ। एग्जांपल देते हैं आपको फिजिकल एड्जॉर्प्शन का। हमारे पास कोई गैस, ऑक्सीजन गैस, या क्या कहते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस,
किसी चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाए तो वो हमारे पास क्या है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। O2 गैस और H2 गैस चारकोल के ऊपर हमारे पास क्या हो रही है, एड्सॉर्ब हो रही है। कोई भी O2 और H2 गैस हमारे पास चारकोल के ऊपर क्या हुई, एड्सॉर्ब हुई, तो किसका एग्जांपल है ये, फिजिकल एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, अगर कोई O2 गैस किसी मेटल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाए, किसी मेटल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल है। तो अभी हमें ये बात समझ आ गई, देयर आर टू टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। पहला हमारे पास क्या होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, दूसरा हमारे पास क्या होता है बच्चों, केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन हमारे पास क्या होता है, जब भी दोनों में एड्सॉर्बेट में और एड्सॉर्बेंट में जो बॉन्डिंग क्या होगी, वन डबल बॉन्ड बनेगा। वन डबल मींस वीक बॉन्डिंग होगी, तो हमारे पास फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा। और जब भी कोई परमानेंट केमिकल बॉन्ड बन जाएगा परमानेंट, वो हमारे पास क्या होगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन होगा। एग्जांपल बता ही दिया आपको मैंने, O2 अगर एड्सॉर्ब होती है चारकोल पे तो क्या ना एग्जांपल किसका है, वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन का। अगर O2 एड्सॉर्ब होती है किसी मेटल के ऊपर तो किसका एग्जांपल है बच्चों, केमिकल एड्सॉर्प्शन का। ठीक है बच्चों, ये पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस बच्चों, दूसरा डिफरेंस हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, सेकंड डिफरेंस, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है बच्चों, देखिए स्पेसिफिक, जो हमारे पास फिजिकल एड्सॉर्प्शन है उसमें बॉन्डिंग किस तरह की है, वीक बॉन्डिंग है, फिजिकल बॉन्डिंग है। अब कोई भी गैस किसी भी सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्ब हो सकती है, ठीक है, तो वो हमारे पास जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है इट इज नॉन स्पेसिफिक, इट इज नॉन स्पेसिफिक। एक मिनट बच्चों, नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कोई भी गैस किसी भी सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्ब हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो इट इज नॉन स्पेसिफिक, मतलब कोई काम किसी ने करना है वो काम कोई भी कर सकता है, XYZ, तो वो क्या हुआ, नॉन स्पेसिफिक, कोई भी कर सकता है। बट केमिकल एड्सॉर्प्शन में हमारे पास क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, उसमें केमिकल बॉन्ड बनते हैं। अब केमिकल बॉन्ड कब बनेंगे, अब मैंने किसी से दोस्ती करनी है, अब मैं कोई ऐसे गैर से दोस्ती करूंगा नहीं, मैं दोस्ती करूंगा किसी अपने साथी से जो मेरे मतलब जो मेरे जितना पढ़ा लिखा हो, मतलब सिंपल सी बात, समझ रहे हो ना बात को आप लोग। तो इसमें हमारे पास क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है। तो केमिकल बॉन्डिंग कब होएगी, जब दोनों की एनर्जी सेम होगी, जब दोनों मॉलिक्यूल्स की। तो इसमें ये हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। एक मिनट, ये हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। ठीक है बच्चों, दिस इज स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है ना, मतलब इसमें हमारे पास नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कोई भी गैस किसी भी एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हो जाएगी, बट यहाँ पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर गैस ऑन ए पर्टिकुलर सॉलिड के ऊपर ही क्या होगी, हमारे पास एड्सॉर्ब होएगी। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक होता है, ये हमारे पास क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है बच्चों, तीसरा जो डिफरेंस बच्चों हमारे पास आता है, रिवर्सिबिलिटी। थर्ड डिफरेंस आता है बच्चों रिवर्सिबिलिटी का। अभी आपको मैंने बताया इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग कैसी होती है बच्चों, इसमें वीक वंडरबल फोर्सेस होते हैं, आपको हमने डिस्कस कर चुके। कौन से फोर्सेस होते हैं, वंडरबल फोर्सेस। तो वीक बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल। ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल इन नेचर। ऊपर लिख देते हैं बच्चों, ये फिजिकल वाला था, भूल मत जाइएगा आप लोग। ये हमारे पास क्या था, केमिकल वाला था। ठीक है ना, तो ये क्या हमारे पास रिवर्सिबल इन नेचर, और ये हमारे पास क्या होगा, नॉन रिवर्सिबल इन। अब देखिए सिंपल सी बात है, केमिकल बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये केमिकल एब्जॉर्प्शन इज नॉन रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, मतलब तीसरा पॉइंट हमें समझ आ गया। फोर्थ डिफरेंस जो इन दोनों में है हमारे पास, ठीक है, चलिए इसमें हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, समझिएगा इस चीज को। इसमें हमारे पास क्या होता है, मल्टी लेयर बनती है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हमारे पास क्या है, मल्टी लेयर बनती है। मल्टी लेयर का मतलब क्या है, देखिए ये हमारे पास एक सॉलिड था, ये हमारे पास एक सॉलिड है, एड्सॉर्बेंट है हमारे पास। इसके ऊपर पहले एक लेयर एड्सॉर्ब हो गई गैस की, मान लीजिए एक लेयर एड्सॉर्ब हो चुकी है, देखिए। अब उसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, दूसरी लेयर भी आ जाएगी ऐसे, ये दूसरी लेयर आ गई, ये ऐसे एक लेयर एड्सॉर्ब हो चुकी, उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, इसी के ऊपर हमारे पास क्या होगी, तीसरी लेयर भी आ जाएगी। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें हमारे पास क्या बनती है, क्योंकि सिंपल से बॉन्ड बनते हैं, हमारे पास रिवर्सिबल नेचर है, वीक बॉन्डिंग हो रही है, तो एक के ऊपर एक लेयर बनती चली जाती है ऐसे। ठीक है बच्चों। तो ये इसमें हमारे पास क्या होता है, मल्टी लेयर की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, इसमें मल्टी लेयर की फॉर्मेशन होती है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में। बट अगर अपने बात करें केमिकल एड्सॉर्प्शन की, केमिकल एड्सॉर्प्शन में हमारे पास क्या होगा, एक बार बॉन्डिंग हो गई इन दोनों में, एक बार क्या होगी, हमारे पास केमिकल बॉन्ड बन चुका, केमिकल बॉन्ड बन चुका इन दोनों में। किन दोनों में, गैस में, और केमिकल बॉन्डिंग हो गई, तो हमारे पास अब उसकी साइड से खत्म हो गई जिस पे रिएक्शन होनी है। जब बॉन्ड ही बन गया अच्छे से, परमानेंट बॉन्ड बन गया, तो इसमें हमारे पास क्या होती है बच्चों, यूनिमोलिकुलर। चलो इसमें क्या होता है, सिंगल लेयर, आप लोग सिंगल लेयर बोलिए, ये सिंगल लेयर होता है। ठीक है बच्चों, हमें समझ आ गया। इसमें मल्टी लेयर क्यों बनती है, फिजिकल बॉन्ड बनना है, प्रेशर बढ़ाओगे गैस का, और गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर फटाफट एब्जॉर्ब होते जाएंगे प्रेशर इंक्रीज करने से। मल्टी लेयर कब बनती है, जब हमारे पास क्या होगा, प्रेशर आप इंक्रीज करोगे गैस का प्रेशर बढ़ा दिया, गैस को ऑयल दे जा रहे हो, प्रेशर बढ़ाए जा रहे हो, मल्टी लेयर क्या होती जाएगी, बनती चली जाएंगी। बट इसमें हमारे पास क्या है, केमिकल बॉन्ड बनना है, केमिकल बॉन्ड एक बार बन चुका, जो सेकंड लेयर आएगी वो कहाँ जाएगी, कहीं नहीं, उसके लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, गैस के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगी। बट इसका सरफेस एरिया तो खत्म हो चुका ना, सरफेस एरिया खत्म हो गया, तो इसमें हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, सिर्फ सिंगल लेयर की। ठीक है बच्चों, यस और नो। चलिए नेक्स्ट हमारे पास हमने 4 डिफरेंस कर लिए हैं, स्पेसिफिसिटी का, रिवर्सिबिलिटी का, और नेक्स्ट हमने पढ़ा मल्टी लेयर का। नेक्स्ट डिफरेंस हमने जो करना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चों, 5th डिफरेंस है, देखिए क्या है, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, सिंपल सी बात है बच्चों, अभी आपको बताया था मैंने, एड्सॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, आपको बताया था। डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इसमें नेगेटिव होती है एड्सॉर्प्शन के केस में। अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ये हमारे पास क्या है, फिजिकल वाला है, ये हमारे पास क्या है, केमिकल एड्सॉर्प्शन, इस साइड हमारे पास केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन की हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, वीक बॉन्ड बनते हैं। अब बॉन्डिंग जब वीक होनी है तो हीट की वैल्यू भी क्या होगी, जो हीट रिलीज इज लेस, बहुत कम हीट रिलीज होगी इसमें, हीट रिलीज होगी। एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में हीट रिलीज क्या होगी, हमारे पास कम होगी, क्योंकि वीक बॉन्डिंग होनी है, तो इसमें हीट रिलीज क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, हीट रिलीज इज मोर, बिकॉज इसमें हमारे पास परमानेंट बॉन्ड बनने हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होनी है, तो हीट की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल इसमें होती है डेल्टा एच की वैल्यू होती है -20 to 40 किलो जूल पर मोल, इसमें जो वैल्यू होती है डेल्टा जी की इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट -240 किलो जूल पर मोल। दोनों के आगे मैंने नेगेटिव सिंबल लगा दिया बच्चों, दोनों नेगेटिव सिंबल का मतलब क्या होता है, हीट रिलीज हो रही है, इसमें कम हीट रिलीज हो रही है, इसमें ज्यादा हीट रिलीज हो रही है। तो ये हमारे पास 5th डिफरेंस था फिजिकल एड्सॉर्प्शन में और केमिकल एड्सॉर्प्शन में। नेक्स्ट डिफरेंस बच्चों आता है हमारे पास, ठीक है, चलो वो नेक्स्ट डिफरेंस आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस किसके बेस पे हमारे पास, सरफेस एरिया के। आपको बताया था मैंने एड्सॉर्प्शन के बारे में पहले भी, सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो दोनों के केस में सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहां भी 6th डिफरेंस है हमारे पास, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो केमिकल एड्सॉर्प्शन भी हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है बच्चों,
ठीक है, ओके। दोनों केस में सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज होगा हमारे पास और केमिकल एब्जॉर्प्शन भी हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है, बस ठीक है बच्चों, और कोई बच्चों तुम्हें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, 6 डिफरेंसेस आपको बता दिए हैं, एक आधा कोई रह गया हो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले एक बार हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। हमारे पास दो तरह का एड्सॉर्प्शन होता है बच्चों, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में हमारे पास क्या होते हैं, वीक बॉन्डिंग होती है, वनरेबल फोर्सेस बनते हैं, और क्या है इसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन में हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, दोनों का नाम, इसका नाम होता है फिजियोसॉर्प्शन और इसका नाम होता है हमारे पास केमियोसॉर्प्शन। सेकेंड डिफरेंस हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिसिटी, ये हमारे पास नॉन स्पेसिफिक है, ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक होता है। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, इट इज नॉन रिवर्सिबल इन नेचर। या इसमें हमारे पास मल्टी लेयर की फॉर्मेशन होगी, इसमें हमारे पास क्या होगी, सिंगल लेयर की फॉर्मेशन। नेक्स्ट डिफरेंस हमने पढ़ा हीट, इसमें हीट रिलीज क्या होगी, लेस होगी, इसमें हीट रिलीज क्या होगी, ज्यादा होगी। और फिजिकल एब्जॉर्प्शन एज वेल एज केमिकल एब्जॉर्प्शन बोथ इंक्रीजेस with increase in the surface. It is not a difference, it is just a general thing. Okay बच्चों, तो these are the two types of adsorption, physical and chemical adsorption. ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म। टॉपिक का नाम क्या है, एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं, एड्सॉर्प्शन का मतलब हमें पता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं आइसोथर्म का मतलब क्या होता है। देखिए, आइसोथर्म का मतलब होता है द ग्राफ, द प्लॉट इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, समझ लीजिए इसको। पहले कुछ बच्चों को हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टॉपिक को समझना। पहले एड्सॉर्प्शन के बारे में हमने पढ़ लिया बहुत कुछ। सबसे पहली बात आती है, यहाँ पे वर्ड लिखा है आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होता है द प्लॉट या ग्राफ किसी का भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, जो भी हमारे पास है। इसमें हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। तो हमने इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लेट्स सपोज दैट हमारे पास क्या हुआ, x ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेट, x ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेट, m ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हुई। x ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेट, मान लो x ग्राम कोई गैस, m ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हो चुकी। ठीक है, गैस का वेट कितना है हमारे पास, x ग्राम है, सॉलिड का वेट कितना है हमारे पास, m ग्राम है। तो x by m इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन। इसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन। x by m is called degree of adsorption. The mass of the gas adsorbed on the mass of the adsorbent. ठीक है ना, mass of the gas adsorbed on the unit mass of the solid is called degree of adsorption. ये बात हमें क्लियर होगी। ठीक है बच्चों, x ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेट, m ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट, x by m is called degree of adsorption. इससे पहले हमने पढ़ा आइसोथर्म के बारे में, जिसमें टेम्परेचर क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब आइसोथर्म की बात करें, हमने ग्राफ प्लॉट किया x by m इज इक्वल टू क्या था, x by m डिग्री ऑफ
एड्सॉर्प्शन। क्या है? डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन है ये हमारे पास। वर्सेस हमने क्या किया? प्रेशर। यहाँ पे हमने क्या लिखा? प्रेशर। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान लीजिएगा। हमने ग्राफ प्लॉट किया x/m वर्सेस प्रेशर। x क्या था? मास ऑफ द गैस एब्जॉर्ब्ड। m क्या है? मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट। ये चलो हमारे पास फिक्स है। m हमेशा ज्यादातर हमारे पास क्या होता है? फिक्स होता है। इंक्रीज और डिक्रीज क्या करेगा? हमेशा हमारे पास x हमारे पास क्या करेगा? डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। अब हमारे पास है क्या? ये आइसोथर्म है। ये हमारे पास क्या है? आइसोथर्म है। ये प्लॉट आइसोथर्म, हमने पर हेडिंग में लिख दिया आइसोथर्म, मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये बात हमने पढ़ ली। ठीक है, इस ग्राफ की जो शेप है वो इस तरह की शेप आती है बच्चों। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे, समझ लीजिए ग्राफ को पहले, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे x/m की वैल्यू बढ़ेगी। पहले तो ये बढ़ रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। इस टाइम के बाद क्या होगा? वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी इस टाइम के बाद? इस प्रेशर के बाद हमारे पास वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। आइए नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, एक बार हमने क्या किया बच्चों? एक ग्राफ प्लॉट किया। एक मिनट बच्चों, हमने एक ग्राफ प्लॉट किया x/m वर्सेस प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इट इज आइसोथर्म। ये बात हम डिस्कस कर चुके। ठीक है, ग्राफ की शेप किस तरह की आती है बच्चों? आपको भी बताया मैंने। द शेप ऑफ द ग्राफ इज लाइक दिस। ठीक है, इस टेम्परेचर के, इस प्रेशर के बाद, ये हमारे पास एक प्रेशर है, इस प्रेशर के बाद वैल्यू क्या होगी हमारे पास? कांस्टेंट हो गई। अब देखिए ग्राफ को समझते हैं पहले। जैसे जैसे हमने प्रेशर को बढ़ाना शुरू किया, प्रेशर हमारे पास क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे इधर को जा रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। x/m की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब गैस क्या हो रही है? ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। x की वैल्यू, मतलब P बढ़ेगा तो x की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। मतलब x क्या था? व्हाट इज x? x इज द मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट। मतलब गैस की जो वैल्यू है, वेट है, वो भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा एब्जॉर्बेंट पे। गैस की वैल्यू बढ़ रही है, एक टाइम पे बढ़ रही है, एक टाइम पे ऐसा आएगा जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा दो आप, जितना मर्जी प्रेशर इंक्रीज करते रहो, x/m की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट होगी। ठीक है, बात समझ आई बच्चों? शुरू में प्रेशर बढ़ाओगे, x/m की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। कुछ टाइम बाद क्या होगा बच्चों? हमारे पास जितना मर्जी आप प्रेशर को इंक्रीज कर दो, प्रेशर बढ़ रहा है, इधर की तरफ बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हो, बट x/m की वैल्यू हमारे पास क्या है? वो क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ समझ आया बच्चों? प्रेशर बढ़ाओगे, x/m की वैल्यू पहले बढ़ेगी, एक ऐसा प्रेशर आएगा, उसके बाद जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लीजिए आप, x/m की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए, मतलब प्रेशर बढ़ाओगे, एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगी x/m की वैल्यू, उसके बाद क्या हो जाएगी बच्चों? हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अब हमारे पास देयर आर टू कॉमन आइसोथर्म्स। देयर आर टू कॉमन आइसोथर्म। हमारे पास दो तरह के आइसोथर्म्स होते हैं। पहला बच्चों हमारे पास होता है फ्रेंडलिच। पहले चेक कर लेते हैं एक बार। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, और दूसरा हमारे पास होता है बच्चों लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बच्चों? हमारे पास दो तरह के आइसोथर्म हमने पढ़ने हैं। फर्स्ट इज फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, सेकंड हमने पढ़ना है बच्चों लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म।
चलो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आइसोथर्म है फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट हमारे पास जो था फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। चलिए देखिए, बच्चों, हमने अभी ग्राफ स्टडी किया x/m वर्सेस p। ग्राफ की नेचर कैसे थी? आफ्टर दिस प्रेशर इट इज कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी x/m की। इस प्रेशर के बाद वैल्यू क्या होगी? ये हम बातें कर चुके। देखिए शुरू में अब हम पहला केस फर्स्ट, पहले पढ़ेंगे केस फर्स्ट। ठीक है बच्चों, केस फर्स्ट, ये हमारे पास केस फर्स्ट है। इतना ये हमारे पास क्या है? केस फर्स्ट। देखिए बच्चों, x/m और p में रिलेशन क्या है? x/m, ये हमारे पास केस फर्स्ट है। x/m और p में क्या रिलेशन आ रहा है? सिंपल सी बात है बच्चों, p बढ़ रहा है, x/m भी क्या हो रहा है? लीनियर रिलेशन है। इस तरह का ग्राफ आ रहा है बच्चों, ऐसे स्ट्रेट लाइन। इस केस में केस 1 है हमारे पास। ये केस क्या है? 1। यहाँ पे देखिए आप, इस तरह का ग्राफ आ रहा है, P बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, x/m की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मतलब x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। यहाँ पे पावर क्या कर दी हमने? 1। मान लीजिए x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ये पहला केस है बच्चों हमारे पास। अगर हम लोग यहाँ पे स्टडी करें इस चीज में, ये केस हमारे पास क्या हुआ? 2। ये केस क्या है? ये वाला डब्बा हमने बना दिया, केस 2 है। यहां लिखते हैं बच्चों केस 2। केस 2 में x/m प्रेशर बढ़ रहा है बच्चों। देखिए ध्यान से, प्रेशर बढ़ रहा है। इस केस में प्रेशर बढ़ रहा है बच्चों, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, बट x/m की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। x/m नहीं बढ़ रहा, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट। x/m प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है ना, समझिए। यहाँ पे तो हमारे पास क्या था? x/m बढ़ रहा है, जब p प्रेशर बढ़ रहा है तो x/m भी बढ़ रहा है। चलो दोनों बातें हमें समझ आती हैं। इस केस में प्रेशर बढ़ाए जा रहे हो, बट x/m तो क्या है? कांस्टेंट ही है ना, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट। x/m की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है बच्चों, p की पावर क्या आया? 0। हमने वो पढ़ा था ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो सेम केस हो रहा है यहाँ पे। तो हमें केस 1 और केस 2 समझ आ गया बच्चों। केस 1 में क्या था? x/m और p क्या था? डायरेक्टली डिपेंडेंट से। x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़्ड टू पावर 1। केस 2 में हमारे पास क्या है? x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़्ड टू पावर 0। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारे पास कौन सा केस बचता है? केस 3। ये हमारे पास क्या है? ये मैंने राउंड लगा दिया। ये हमारे पास क्या है? केस 3 है। ये केस 3, एक मिनट बच्चों, ये क्या है हमारे पास? केस, ये देते हैं केस 3। केस 3 में हमारे पास रिलेशन क्या आता है बच्चों? x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़्ड टू पावर 1/n। ये हमारे पास केस 3 में रिलेशन है। केस 1 में डायरेक्टली था, केस 3 में, केस 2 में इंडिपेंडेंट था, और केस 3 में हमारे पास रिलेशन क्या आता है? x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़्ड टू पावर 1/n। ठीक है बच्चों, और जो 1/n की वैल्यू है, n की जो वैल्यू है, सॉरी एक मिनट, और जो हमारे पास n की वैल्यू है, इट इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। n की वैल्यू 0 1 के अंदर लाई करती है बच्चों। अब हमारे पास ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको उठा के हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट लगा दिया। मतलब x/m इट इज इक्वल टू k p रेज़्ड टू पावर 1/n। ये हमारे पास क्या बन गया? एक फॉर्मूला बन गया। दिस इज फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। k भी हमारे पास कांस्टेंट है, n भी हमारे पास क्या है? एक कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, ये हमारे पे रिलेशन आ गया। इट इज रिलेशन, ठीक
ठीक है। x बाई एम वर्सेज p में रिलेशन है, n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए हमारे पास। k इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट, n इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट, ठीक है बच्चों, ये बात हमें समझ आ गई, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों हमारे पास रिलेशन क्या था, x बाई एम इज इक्वल टू k p रेज़ टू पावर 1 बाई n, टेकिंग log on both sides, टेकिंग log on both sides क्या आएगा, log of x by m is equal to log of k into p की पावर 1 by n। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग log की, log of a into b हमारे पास क्या होता है, log of a प्लस log of b। यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, log of x by m इज इक्वल टू log of k अलग हो गया प्लस log of p रेज़ टू पावर 1 by n। एक और प्रॉपर्टी log की, log of a की पावर b हमारे पास क्या होता है, b log a। सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चों, ये तो इसमें कुछ नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स यूज हो रही है। ये हमारे पास केमिस्ट्री थी, दिस इज केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास क्या हुई, मैथ शुरू हो गई। log of a into b हमारे पास क्या होता है, log of a प्लस log of b। log of a रेज़ टू पावर b हमारे पास क्या होता है, b आगे आ जाएगा, b log a बन जाएगा। यहाँ पे हमने दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई की, ये a था ये b था, log of a b कर लिया। अब p रेज़ टू पावर 1 by n था, 1 by n आगे आ जाएगा, तो log of x by m इज इक्वल टू क्या आएगा, log of k प्लस 1 by n, सॉरी हाँ, log of p। ये हमारे पास एक रिलेशन और आ गया। समझा रही है बच्चों हमें, ठीक है। सिंपल से बच्चों, कोई सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हमने ग्राफ प्लॉट करना हो, आपको बताया था y इज इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c। दिस इज अ रिलेशन, y एक्सिस, x एक्सिस, c इज इंटरसेप्ट, m इज स्लोप। हमने ग्राफ प्लॉट किया, चलो हमने ग्राफ प्लॉट किया बच्चों, ग्राफ प्लॉट किया। y एक्सिस पे हमारे पास क्या है, log of x by m, दिस इज y एक्सिस, log of x by m कीजिए, log of x by m। x एक्सिस पे हमारे पास क्या है, log of p, प्रेशर होता है हमारे पास, भी हमने देखा। x एक्सिस पे हमारे पास क्या था, p प्रेशर। y एक्सिस पे हमारे पास क्या है, x by m, सेम चीज। x एक्सिस पे हमारे पास क्या आएगा, log of p, log of p, ठीक है। ये x एक्सिस होगी, ये y हो गया हमारे पास, ये हमारे पास x हो गया, ये वैल्यू क्या है, m की वैल्यू होगी, ये हमारे पास क्या हुआ, ये m हो गया, ये हमारे पास क्या हुआ, c। अब c की वैल्यू 0 नहीं है, c की वैल्यू 0 नहीं है, तो हमारा ग्राफ शुरू कहां से होगा। अब m की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव, स्लोप इज आल्सो पॉजिटिव, देयर इज आल्सो इंटरसेप्ट, c की वैल्यू भी है हमारे पास कुछ ना कुछ, तो ग्राफ शुरू कैसे होगा, यहां से ऐसे। m की वैल्यू क्या आएगी, 1 by n, ये हमारे पास क्या आ गया, इंटरसेप्ट, जो हमारे पास c था ना इंटरसेप्ट, कितनी वैल्यू है इसकी, log of k। c की वैल्यू log of k, स्लोप की वैल्यू 1 by n, y एक्सिस पे हमारे पास log of x by m, और x एक्सिस पे हमारे पास क्या है, log of p। दिस इज द ग्राफ बिटवीन log of x by m वर्सेस log of p। पेपर में क्वेश्चन का आता है, मान लीजिए हमारे पास इंटरसेप्ट गिवन है, इंटरसेप्ट गिवन है, मान लीजिए कहते हैं k की वैल्यू निकालिए, इंटरसेप्ट गिवन है, मान लीजिए 5 गिवन है, तो log of k, तो यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी ना हमारे पास, फाइंड कर लोगे आप लोग k की वैल्यू, तो ये हमारे पास रिलेशन कुछ यूज हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्लोप की वैल्यू कितनी है, 1 by n, स्लोप गिवन है, यू कैन फाइंड n, m की वैल्यू गिवन है, यू कैन फाइंड n, ठीक है बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में, वो है एड्सॉर्प्शन, आइसोबार, एड्सॉर्प्शन आइसोबार। हमने पहले जो टॉपिक डिस्कस किया वो क्या था, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। उसमें हमारे पास क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, ग्राफ हमने प्लॉट किया, बट उस केस में हमारे पास टेम्परेचर इज ऑलवेज
कांस्टेंट। अब हमारे पास जो टॉपिक है आइसोबार, मतलब प्लॉट किया हमने, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज, प्लॉट कोई भी होगा, यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, इस ग्राफ में हमारे पास प्रेशर क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। दिस इज कॉल्ड आइसोबार। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हमने ग्राफ प्लॉट किया, पहला ग्राफ हमने प्लॉट किया x बाई एम वर्सेस टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एब्जॉर्प्शन की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। सिंपल सी बात है, हमने सपोज कीजिए कोई गैस मेटल के ऊपर एब्जॉर्ब हो चुकी है, मेटल को हीट करो तो गैस दोबारा क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी ना, मतलब डिसऑप्शन होएगा, एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, कम हो गया, डिसऑप्शन ज्यादा हो रहा है। समझ रहे हो ना बात को आप लोग। तो x बाई एम की वैल्यू, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ रहा है, x बाई एम की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। ये किस केस में होता है हमारे पास, फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में। दिस इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये, मतलब इन केस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो x बाई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस, एब्जॉर्प्शन यहां लिख देते हैं डिक्रीजेस। समझाइए बच्चों बात हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, हमारे पास कम हो जाएगा। अगर हम दूसरा केस पढ़े केमिकल वाला, केमिकल एब्जॉर्प्शन, इस केस में हमारे पास जो ग्राफ की शेप आती है x बाई एम वर्सेस टेम्परेचर की, केमिकल एब्जॉर्प्शन पहले बढ़ता है फिर कम होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे पहले एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, फिर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बात समझ आ गई बच्चों। फिजिकल के केस में टेम्परेचर बढ़ा दिया, एब्जॉर्प्शन हमेशा डिक्रीज ही होगा, एब्जॉर्प्शन ऑलवेज डिक्रीजेस। ठीक है। इन केस ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाओगे पहले वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन first increases and then decreases। ठीक है बच्चों, इसमें डिक्रीज होगा हमेशा, इसमें पहले इंक्रीज होगा फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। रीजन बता देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, पास में आएंगे, उनके पास एटलीस्ट कुछ मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी नहीं है मान लो, तो पहले वो टेम्परेचर से मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेंगे ताकि रिएक्शन हो जाए हमारे पास। जब रिएक्शन हो गई और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केमिकल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे ज्यादा टेम्परेचर पर, तब इस केस में एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द एब्जॉर्प्शन आइसोबार। इसमें दोनों के केस में प्रेशर की वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि बिकॉज दे आर एब्जॉर्प्शन आइसोबार्स। ठीक है। ये पहले वाले हमारे पास क्या था, ये जो ग्राफ थे हमारे पास, ये हमारे पास क्या थे, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म थे, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था। पर जो अभी हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं ये हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन आइसोबार है, इसमें प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों। तो दिस इज एब्जॉर्प्शन आइसोबार्स एंड दिस इज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। ठीक है। तो ये हमारे पास जो हमने केस पढ़ा अभी तक, सॉरी एक मिनट बच्चों, चलिए इसी फोकस करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है, अभी हमने जो केस डिस्कस किया वो केस क्या था, एड्सॉर्प्शन ऑफ सॉलिड्स सॉरी गैसेस ऑन सॉलिड्स। एड्सॉर्प्शन ऑफ कोई भी गैस हमारे पास सॉलिड के ऊपर क्या कर रही है, एड्सॉर्ब हो रही है। ठीक है। अब हम जो बात डिस्कस करेंगे, जो दूसरा केस हमने स्टडी करना है, ये हम स्टडी कर चुके। दिस इज, हमने इसमें फिजिकल एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, केमिकल पढ़ लिया, फ्रेंडलिश के बारे में पढ़ लिया, हमने इसके अंदर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन आइसोबार पढ़ लिया। वो केस हम डिस्कस कर चुके, गैसेस ऑन सॉलिड्स वाला।
अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑन सॉलिड्स। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है हमारे पास लिक्विड। सॉल्यूशन का मतलब आपको पता है कंसंट्रेशन का टर्म आ जाती है। सारा कुछ सेम है बच्चों। जो हमारे पास इक्वेशन थी हमारे पास लास्ट में लिखी थी x/m, उसमें हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x/m इज इक्वल टू k p रेज़ टू पावर 1/n। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा था, p का मतलब क्या होता है, प्रेशर। बिकॉज गैसेस को कैसे मेजर करते हो, प्रेशर से मेजर करते हो। बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, गैसेस इज ऑलवेज मेजर बाय प्रेशर। तो हमने लिखा था p। बट जो सॉल्यूशन होते हैं उसको आप कैसे चेक करते हो, बाय कंसंट्रेशन। कैसे चेक करते हो आप लोग, बाय कंसंट्रेशन। वो हमारे पास मोलैरिटी है, ये बहुत सारी हो सकती है बच्चों हमारे पास बात। तो इसमें जो फॉर्मूला बनेगा x/m इट इज इक्वल टू k c रेज़ टू पावर 1/n। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इस केस में गैसेस थी, इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन है। गैसेस के केस में हमारे पास क्या आया, प्रेशर आया। बट सॉल्यूशन के केस में हमारे पास क्या आएगा, कंसंट्रेशन आएगा। इलेबोरेट करोगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना था, अगर आपको याद हो, log ऑफ x/m इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस 1/n log ऑफ c हो जाएगा। अगर आपको याद हो, यहाँ पे हमारे पास प्रेशर था, इसमें हमारे पास अब क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। बस दोनों में ये डिफरेंस है बच्चों, बाकी सब कुछ सेम। log ऑफ x/m log ऑफ k 1/n log ऑफ p, सारा कुछ सेम। यहाँ पे हमारे पास इन केस ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन। अगर ग्राफ नोट करोगे, ग्राफ की शेप भी सिमिलर आएगी। log ऑफ x/m, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, log ऑफ c, इंटरसेप्ट इज k, ये इंटरसेप्ट log k है, m की वैल्यू क्या आएगी 1/n। सारा कुछ सेम बच्चों, ठीक है। तो दिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑन सॉलिड्स, ठीक है ना। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट, सॉरी एक चीज हो रहा है कि हमारे पास अभी एप्लीकेशंस ऑफ, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, ये बात हमें समझ आ गई। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारे जो सिलेबस में है बच्चों, टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन। मतलब कि जो हमारे पास हमने पढ़ लिया एडसॉर्प्शन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक्युमुलेट करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है डेली लाइफ में। पहली जो एप्लीकेशन है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, गैस मास्क। हमने पहले भी डिस्कस किया था, आपने मूवीज में देखा होगा, कुछ लोग गैस मास्क पहनते हैं। हमारे पास गैस मास्क में क्या होते हैं, चारकोल होता है, ठीक है। अब कोई भी गैस, हार्मफुल गैस क्या करेगी, हमारे बॉडी में एंटर करने से पहले गैस मास्क क्या करेगा, उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लेगा हमारे ऊपर, तो हमारे बॉडी में क्या एंटर करेगी, फिर प्योर एयर एंटर करेगा, हार्मफुल गैसेस हमारी बॉडी में एंटर नहीं करेगी। तो पहली एप्लीकेशन कहाँ पे आती है इसकी, गैस मास्क के ऊपर। दूसरी एप्लीकेशन आपको बताया था, सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या कंट्रोल करती है बच्चों, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को कंट्रोल करती है। इसका एग्जांपल आपको बताया था, आपके जो, अगर आप लोग नए शूज लेके आते हैं तो उसमें दो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, दीज कंटेन सिलिका जेल। सिलिका जेल तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि अगर कोई मॉइस्चर आता है तो उसको वो कंट्रोल कर ले, ताकि वो सूखे रहे, ठीक है बच्चों। और कोई एग्जांपल, और कोई एप्लीकेशन अगर आप लोगों को पता हो। थर्ड एप्लीकेशन बच्चों है हमारे पास, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर क्या होता है, आपने सुना होगा, जैसे जो बच्चे पंजाब के हैं, जो पानी बोर का पानी होता है ना, जो बोर का, वो हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है, जिसमें कैल्शियम के साल्ट्स और मैग्नीशियम के साल्ट्स डिसॉल्व होते हैं, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। अब इसको सॉफ्टनिंग का मतलब है हमने इन दोनों को रिमूव करना है, ठीक है ना। हार्ड वाटर का मतलब है जिससे साबुन, कितनी मर्जी साबुन लेके आओ, आपके पास झाग नहीं बनेगी, वो हार्ड वाटर होता है। जो बोर का पानी होता है ना हमारे पास पंजाब में, वो हार्ड वाटर है, काफी हार्ड वाटर है जो। अब उस हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम के और मैग्नीशियम, जैसे कैल्शियम क्लोराइड
और मैग्नीशियम सल्फेट जैसे साल्ट्स क्या होते हैं इसमें डिसॉल्व होते हैं, इसकी वजह से वो जागुन में जागनी बनती है हमारे पास। ठीक है, हमने इसको सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने का मतलब कि हम दोनों को रिमूव करना है। हम लोग किसको यूज करते हैं? जियोलाइट्स को। किसको यूज करते हैं? जियोलाइट्स। जियोलाइट्स क्या होते हैं? एड्सॉर्बेंट होते हैं, अच्छे एड्सॉर्बेंट। फॉर्मूला क्या होता है? Na2Al2 Si2O8 ये हमारे पास जियोलाइट है। ये हमारे पास क्या है? एड्सॉर्बेंट है। इसके ऊपर हमने हार्ड वाटर ऐड किया, उसमें क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है। ये कैल्शियम क्लोराइड को क्या करेगा? अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेगा। क्या बन जाएगा? CaAl2 SiO2O8। कैल्शियम क्या किया? इसके ऊपर एड्सॉर्ब करके। देखिए रिएक्शन को देखिए। जियोलाइट था हमारे पास, हार्ड वाटर में हमारे पास क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है। इसके ऊपर ये एड्सॉर्बेंट है। कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम क्या हुआ? इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो गया। हमारे पास क्या बाहर निकल गया? NaCl। NaCl हमारे पास सिंपल नमक है, इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एड्सॉर्बेंट ने क्या किया? कैल्शियम को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लिया। वाटर क्या हो गया हमारे पास? सॉफ्ट हो गया। ठीक है, तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। ओके, थैंक यू बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट योर सरफेस केमिस्ट्री, एड्सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा बच्चों सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द प्रोसेस अकरिंग एट सरफेस। सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकते हैं सरफेस। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया बच्चों एड्सॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, फिर हमने एग्जांपल्स लिए, गैस मास का एग्जांपल लिया, सिलिका जेल का एग्जांपल लिया। फिर हमने बात डिस्कस की एड्सॉर्बेट क्या होता है, एड्सॉर्बेंट क्या होता है। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया डिसॉर्प्शन का मतलब क्या है, रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अब एड्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। फिर नेक्स्ट हमने बात की मैकेनिज्म के बारे में एड्सॉर्प्शन के। उसके बाद हमने स्टडी किया बच्चों थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। इसमें बातें पता लगी हमें। एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंट्रोपी भी हमेशा इसमें क्या होती है? डिक्रीज होती है। आपको दो बातें बता दी हैं। एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंट्रोपी आल्सो डिक्रीजेस। डेल्टा जी भी इसमें नेगेटिव होता है और टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है? इसमें लो होता है। ये चार बातें हमने डिस्कस कर चुके पहले भी। एक्सोथर्मिक होता है, एंट्रोपी डिक्रीज होती है, डेल्टा जी भी नेगेटिव है, टेम्परेचर भी हमारे पास क्या होता है? इसमें लो होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया, डिफरेंस किया एब्जॉर्प्शन में और एड्सॉर्प्शन में। यहाँ पे एक नया वर्ड आया बच्चों हमारे पास, सॉर्प्शन और अकल्शन। अकल्शन हमारे पास क्या था? व्हेन ए गैस एड्सॉर्ब ऑन अ मेटल, दिस इज कॉल्ड अकल्शन। फिर हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शंस के बारे में, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन, रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है, इसमें सिंगल लेयर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, हीट रिलीज इसमें कम होती है, इसमें हीट रिलीज ज्यादा होती है। सरफेस एरिया बड़ा होगी तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये बातें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर हमने बात किया एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में, फ्रेंडलिच और लैंगम्यूर। लैंगम्यूर हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने नहीं स्टडी किया। आइसोथर्म का मतलब क्या था? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, x/m इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर। ये हमने, चलो उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। फ्रेंडलिच के बारे में पढ़ लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट हमने स्टडी किया दिस इज अ फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। 3 केस डिस्कस किए। x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, x/m इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर और x/m is directly proportional to p raised to power 1/n. This is the mathematical relation of Freundlich adsorption isotherm. ठीक है बच्चों, फिर हमने डिस्कस किया मैथमेटिकल रिलेशन लॉग इन टर्म्स ऑफ लॉग। फिर हमने डिस्कस किया बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। दिस इज ऑल अबाउट योर सरफेस केमिस्ट्री फॉर मास्टर कैडरे केमिस्ट्री। ठीक है, if you want to join our daily live lectures, study material, online MCQ series, coaching and coaching till exam, you can download our app Gurukul Abohar app. ठीक है, and if you have any query regarding any doubt, you can call on 7453000046. Thank you बच्चों।